हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं। और ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से पीछे की कई चीजें आपकी रिवाइज होगी और आगे की कई चीजों को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है आबंध प्रांचल, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर। हमें यह तो पता है कि जब सहसंयोजक बंध बनता है तो वहां पर एक एकल बंध, जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते थे, जो कि एक इलेक्ट्रॉनों के से कोई दो परमाणुओं के बीच आप जानते हैं सहसंयोजक बंध बनेगा। तो यदि दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करें तो हम कहते हैं वो एकल सहसंयोजक बंध बन गया। यदि दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करें, इसका अर्थ है बीच में कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हम कहते हैं वहां द्विसहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी प्रकार यदि एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा भी 3 दे तो बीच में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध जो बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें बंध के बारे में तो पता चल गया, लेकिन बंध की हम कह सकते हैं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी हमें जानना बाकी है। केवल दो परमाणुओं के बीच केवल सहसंयोजक बंध बन जाने से ही हमारे को पूरी जानकारी नहीं मिलती है। और साथ ही हमने आपको पिछली क्लास में यह भी समझाया था कि जिस अष्टक नियम को लुईस ने हम कह सकते हैं प्रतिपादित किया था, उसमें बहुत सारी कमियां भी थी। तो उन कमियों को हम कैसे दूर करते हैं, कैसे हमें पता चला कि लुईस के अष्टक नियम में कुछ कमियां हैं, उसको हम यहां पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं, जो कि हमारा है आबंध प्रांचल। आबंध प्रांचल, या जिसे हम बॉन्ड पैरामीटर कहते हैं, किसी बॉन्ड से संबंधित बहुत सी ऐसी जानकारियां हमने कहा जो हमारे लिए जाननी आवश्यक है यदि हम स्ट्रक्चर को, संरचना को ढंग से समझना चाहते हैं। और इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं, इसमें पहला आता है जिसे कहते हैं आबंध लंबाई। आबंध लंबाई, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इसके अलावा आता है आबंध, दूसरा हम कह सकते हैं आबंध कोटि, जिसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा हम कह सकते हैं आबंध कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड एंगल। चौथा हम कह सकते हैं आबंध ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी भी आप कह सकते हैं। तो लगभग इन चीजों की हम यहां पर चर्चा करने वाले। तो जब हम इनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सारे आबंध प्रांचल हैं, यानी कि बॉन्ड से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनकी आपको जानकारी आवश्यक है। तो आपके एनसीईआरटी में पहला टॉपिक तो दिया है आबंध लंबाई, यानी कि जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सहसंयोजक बंध की लंबाई क्या होगी जो दो परमाणुओं के बीच में बन रहा है, जहां पर कि सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है, उसकी लंबाई क्या होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आबंध कोटि क्या होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं, अपनी जो पहला पैरामीटर है उसको हम ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आबंध कोटि। पहला हम ले रहे हैं आबंध कोटि, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब समझिए आबंध कोटि क्या हुई। अब यह तो जानते हैं कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में यदि इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, जिससे एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। आपको फिर से याद दिला दूं, सहसंयोजक बंध एक ऐसा बंध है जिसमें कोई परमाणु न तो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को देता है और न कोई दूसरा परमाणु पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को लेता है। न कोई दे रहा है न कोई ले रहा है, बस दोनों क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम दोनों के दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख देते हैं। और बीच में क्यों रख रहे हैं, वही लुईस का नियम, कि वह क्या करना चाह रहे हैं, अपने अष्टक को पूर्ण करने की हम कह सकते हैं दिशा में कदम रख रहे हैं, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। और अष्टक क्यों पूर्ण करते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं स्थायित्व को प्राप्त करना। और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए उनको अपनी ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इसी ऊर्जा को कम करने के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हमने पिछली क्लास में भी कर चुके थे। तो अब बात आती है कि आखिर आबंध कोटि क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है।
बॉन्ड ऑर्डर का अर्थ होता है कि कोई भी दो परमाणु ससंयोजक बंध बनाने के लिए कोई एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, इलेक्ट्रॉनों की वही संख्या उस बंध की कहलाती है आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर। इसको पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। हमने कहा परिभाषा है हमारी, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, आप बंध भी लिख सकते हैं, आबंध भी लिख सकते हैं। सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कोई दो परमाणु में से कोई एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए देता है, उसे ही बंध बनाने के लिए देता है की जगह लिख लेते साझा करता है, तो ज्यादा सही हो जाएगा। के लिए साझा करता है, उसे ही क्या कहते हैं? आबंध कोटि कहते हैं। आबंध कोटि कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आबंध कोटि किसे कहते हैं। परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं परिभाषा। मैंने कहा सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, तो सारी बात तो बॉन्ड की हो रही है ना, तो बॉन्ड की तो कोटि निकलनी है, तो सहसंयोजक बंध तो बनेगा ही बनेगा। पहली बात के लिए कोई दो परमाणु, अब दो परमाणु हमने लेने, मान लेते हैं मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं, H2 का एग्जांपल ले रहा हूं। अब H2 जो हम कह सकते हैं एक हाइड्रोजन का एक अणु है, यह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के सहसंयोजक बंध के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो यह किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है? हमने कहा ये एक पहला हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके समीप में एक दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु आता है। हम यह भी जानते हैं हमारी आवर्त सारणी में केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जो अपनी पहली कक्षा, जो अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए उसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी किसी तत्व को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि हीलियम के तो पहले से अपने पहला जो उसका डुप्लेट्स जिसे हम कहते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन वो पूर्ण रहते हैं। तो अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों को बनाए रखने के लिए जो, या बनाए रखने के लिए कह लीजिए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए जो प्रयत्न करता है वो एकमात्र हाइड्रोजन ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो अब इस हाइड्रोजन में हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी चाहता है मेरी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मेरा जो डुप्लेट है वो पूरा हो जाए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, ये भी ऐसा चाहता है। तो हमने कहा था ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के समीप आएंगे और एक बंध का निर्माण कर लेंगे, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं H, सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो बंध बना वो हमारा क्या बना? एकल बंध बना। और इसी एकल बंध को हम क्या कहते हैं? यहां ये आबंध कोटि कहलाती है। तो यहां पर क्या है? आबंध कोटि क्या है? 1 है। क्यों है 1? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और सिंगल बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है केवल साझे के लिए। और यही बात तो हमने यहां पर लिखी थी कि सहसंयोजक बंध बनाने के लिए 2 परमाणु में से कोई एक परमाणु, तो ये 2 परमाणु थे, एक H ये था, एक H ये था, 2 परमाणु थे, इनमें से कोई सा भी एक परमाणु ले लीजिए। मान लेते मैं ये वाला ले रहा हूं, इस परमाणु को, तो में से कोई एक परमाणु जो मैंने सेलेक्ट किया है जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए साझा करता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है? 1 ही इलेक्ट्रॉन का तो साझा कर रहा है। वही क्या कहलाती है? आबंध की कोटि कहलाती है। तो यही हमारी क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यही आबंध की कोटि है। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम यदि लें, मान लेते हैं मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेता हूं, O2 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब जानते हैं O2 कैसे बनेगा? ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, जो
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, ऑक्सीजन का Z बराबर कितना 8, परमाणु क्रमांक होता है 2,6। इसका अर्थ है इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 6 का होंगे, मान लेते हैं यहां पर आ गया 5 6। ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे दोनों के पास, ये एक दूसरे के समीप आए। ये भी चाहता था मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, मेरा अष्टक पूरा हो जाए, ये भी चाहता था मेरा अष्टक पूरा हो जाए। तो क्या करा, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख लिया और इसने भी यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके यहां पर रख लिया। अब इनका एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, तो क्या इनका अष्टक पूरा हुआ, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके तो केवल 7 इलेक्ट्रॉन हुए। वैसे इसके भी गिने 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा चलो एक का साझा करने से अष्टक पूरा नहीं होता, एक और इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो एक और इलेक्ट्रॉन यहां से इसने हटाया, इसने भी हटाया और एक इलेक्ट्रॉन और बीच में रख दिया। तो अब इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो हम कहते हैं अब देखें पूरा हुआ अष्टक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा हो गया। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी पूरा हो गया। तो क्या बना, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। एक परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ये हमारा कौन सा होगा, आबंध कोटि। आबंध कोटि जो होगी वो हमारी क्या होगी, 2। काफी आसान है। तीसरा एक और एग्जांपल लें। हम कहते हैं यदि तीसरा एग्जांपल में नाइट्रोजन का ले लूं, N2 का ले लूं, तो अब N2 के बारे में यदि चर्चा करें तो N का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। इसको ऐसे तीर लगा के दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2,5। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। तो अब ये दोनों एक दूसरे के समीप आए। ये नाइट्रोजन पहला था, ये नाइट्रोजन दूसरा था। इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5। इसके भी 1 2 3 4 5। ये भी चाहता था मेरा अष्टक पूरा हो जाए, ये भी चाहता था मेरा अष्टक पूरा हो जाए। दोनों ने बॉन्डिंग शुरू कर दी। सबसे पहले दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा। तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब देखिए क्या इसका अष्टक पूरा हुआ। तो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हुए और ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6, इसके भी 6, अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो दोनों ने कहा एक इलेक्ट्रॉन का और साझा करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा, यहां से हटा देते हैं, यहां पर रख दिया। एक इसने भी यहां से हटाया और यहां पर रख दिया। अब कितने हो गए, चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो फिर से इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहां, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन रहा। तो अब देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए। ऐसे इसके भी 1 2, इसे हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पूरे हो गए। तो क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। तो N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहां हम कहेंगे जो आबंध की कोटि है, आबंध कोटि, क्योंकि एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत कर रहा है साझे के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, इसलिए आबंध कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने आबंध कोटि जब 1 होती है तो कैसी होती है, 2 होती है तो कैसे होती है, 3 होती है तो कैसे होती है, ये आपको समझाया। मुझे लगता है काफी आसान है, पहले भी हम बता चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यहां यह पता चल गया, क्योंकि एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध तो हमको आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां केवल उसका एक नए तरीके से नामकरण किया है, आबंध कोटि 1, आबंध कोटि 2, आबंध कोटि 3। तो मुझे लगता है पहला पैरामीटर आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा समझते हैं आबंध कोण को। तो दूसरा हमारा है जिसे हम कहते हैं आबंध कोण, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। अब आबंध कोण क्या हुआ, हम जानते हैं जब किसी अणु की संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सी बार ऐसी स्थिति आती है कि एक से अधिक परमाणु किसी एक केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए होते हैं। उस स्थिति में
जो दोनों के दोनों परमाणु केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं, वो केंद्रीय परमाणु के साथ क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो उन दोनों के सहसंयोजक बंध के बीच में जो कोण होता है उसी को हम कहते हैं आबंध कोण। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लिख लेंगे। तो क्या है, हमने कहा एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हम समझ लेते हैं, सबसे आसान है जैसे जल H2O। अब H2O में हम देखें तो ऑक्सीजन यहां पर होता है, उसके एक तरफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन होता है, और इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में ये भी एक सहसंयोजक बंध है, ये भी एक सहसंयोजक बंध है, और इनके बीच में ये जो कोण होता है, इस कोण का मान होता है 104.5 डिग्री। ध्यान रखिएगा, इसका जो कोण नापा जाता है वो डिग्री में नापा जाता है। तो इसका कोण क्या है, 104.5 डिग्री। अब देखिए यहां पर एक बात स्पष्ट हुई कि जो लुईस डॉट मेथड था, वो लुईस डॉट मेथड ये नहीं बताता है कि ऑक्सीजन के साथ जो दो हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं वह 104.5 डिग्री के कोण पर स्थित है। ये बीच का कोण नहीं बनाता था। लुई का जो स्टक लॉ था, लुईस के जो नियम थे लुईस डॉट मेथड के, वह बीच के कोण को स्पष्ट नहीं करता था। ये पता कैसे चला, ये एडवांस थ्योरी ने विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकलों से, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि यह जो है इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में जो एंगल होता है वह हमारा 104.5 डिग्री होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आबंध कोण कहते हैं। तो अब परिभाषा भी आसानी से लिख लेते हैं। हम लिखते हैं किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, अब केंद्रीय ये वाला क्या है, केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि इसी से ये दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंध के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आबंध कोण कहते हैं। आबंध कोण कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जुड़े हुए अन्य परमाणुओं के ऑर्बिटलों द्वारा, ऑर्बिटल शब्द का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आगे की थ्योरीज में हम आपको ऑर्बिटल बेसिस में ये जो बॉन्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिलहाल हमने यहां पर उस ऑर्बिटल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आबंध कोण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, फिलहाल आप ये दो चीजों को नोट कीजिए। पहला था हमारा आबंध कोटि, और दूसरा जो हमारा था ये हमारा सेकंड था जिसे हम कहते थे आबंध कोण। इन दोनों को आप तैयार कीजिए, तब हम अब एक्सप्लेन करेंगे आबंध लंबाई, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो आप एक बार नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आबंध प्रांचल के दो पैरामीटर्स या दो प्रांचल के बारे में बात करी। पहला जो हमारा था वह हमारा था आबंध कोटि, और दूसरा था आबंध कोण। अब हम तीसरे पे चर्चा कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं आबंध लंबाई, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या हुई? बॉन्ड लेंथ एक काफी आसान कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं जब कोई दो परमाणु बॉन्ड का निर्माण करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं, तो बंध बनाते समय उनके परमाणुओं के केंद्रों के बीच की यदि दूरी ली जाए, उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ कहलाती है। मुझे लगता है काफी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे फिर से हम एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमने क्या कहा, आबंध लंबाई क्या है कि आबंध बनाने वाले परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं।
इसे ही जब हम सहसंयोजक बॉन्ड की बात करेंगे, सहसंयोजक बंध की बात करेंगे, तो इसे ही हम सहसंयोजी त्रिज्या भी कहते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या भी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यह बात आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो परमाणु हैं, पहला परमाणु है ए, यहां पर ले लेते हैं। हमने कहा पहला परमाणु है ए और दूसरा परमाणु है हमारे पास बी। अब यह दोनों क्या कर रहे हैं, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं, या सिंगल बॉन्ड कह लीजिए या डबल बॉन्ड कह लीजिए, किसी बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने कहा ये एक सहसंयोजक बंध बन गया। अब यदि मैं ए का एक संरचना खींचूं, एक परमाणु बनाऊं, तो मैंने मान लेते हैं इस प्रकार से ए की एक परमाणु बना दिया। इसी प्रकार बी का यदि परमाणु बनाऊं, तो मैंने कहा मान लेते हैं बी का मैंने ये परमाणु बना दिया। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ए को थोड़ा मैंने यहां रख दिया, ये इसका केंद्र हो गया। इसी प्रकार बी को यहां रख दिया, ये बी का केंद्र हो गया। तो इनके केंद्रों के यहां से लेके यहां तक के जो बीच की दूरी है, यही हमारी क्या कहलाती है, आबंध लंबाई कहलाती है। तो मुझे लग रहा है ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड बनाने वाले जो दो हमारे पास परमाणु हैं, पहला ए परमाणु मान लेते हैं, दूसरा बी है, इन दोनों ने एक बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड बनाया तो आपस से जुड़े हुए होंगे, और हो सकता है इनमें कुछ ओवरलैप भी हो रखा हो, जिसको हमने यहां पर प्रदर्शित नहीं किया है। तो अब इनके केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्र क्या होंगे परमाणु के जो केंद्र होते हैं उनके नाभिक होते हैं, तो इनके नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी, वही दूरी हमारी क्या कहलाएगी, आबंध लंबाई कहलाएगी। इसे सहसंयोजित त्रिज्या भी कहते हैं। तो काफी आसान है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहीं पर प्यारे बच्चों एक और शब्द आता है जिसको कि हम कहते हैं वांडर वाल त्रिज्या। क्या कहते हैं, वांडर वाल त्रिज्या। वांडर वाल त्रिज्या क्या है, इसे भी समझ लीजिए। जब कोई परमाणु किसी आबंध की स्थिति में न हो, यानी कि वह कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, मान लो, उस क्षण उसके जो परमाणु का जो आकार होता है वही उसकी वांडर वाल त्रिज्या कहलाती है। और इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें एक बात और समझिए कि अब जब परमाणु सहसंयोजक बंध या कोई अन्य बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, तो उसका जो परमाणु होगा वो पूरे आकार में होगा, उसकी जो संयोजी कोश होगा उसमें वो भी स्थित होगा। तब हम कहेंगे कि जब कोई परमाणु किसी प्रकार का सहसंयोजक बंध नहीं बनाता है, उस समय उस परमाणु का जो आकार होता है जिसमें उसका संयोजी कोश भी सम्मिलित है, तो उस आकार को हम क्या कहते हैं, वांडर वाल त्रिज्या कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिखते हैं फिर बताते हैं। तो हमने कहा जब कोई, और इसमें हम क्या कहते थे, कोई आबंधित परमाणु कहते थे। यहां पर लिख सकते हैं जब कोई अनाबंधित मतलब जो किसी प्रकार का बंध नहीं बना रहा है। जब कोई अनाबंधित परमाणु, जब कोई की जगह लिख लेते हैं किसी अनाबंधित परमाणु का संयोजी कोश सहित आकार ही उसका वांडर वाल त्रिज्या, उसकी कर देते हैं, उसकी वांडर वाल त्रिज्या कहलाती है। और यदि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल वहां पर दिया है। क्लोरीन के दो अणुओं का एग्जांपल लेके उसने कहा क्लोरीन के दो अणु हैं। पहला क्लोरीन का एक अणु ये है, एक परमाणु ये है, और इसी के साथ में क्लोरीन का दूसरा परमाणु ये वाला है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनका स्ट्रक्चर उसने इस प्रकार से दिखा दिया, इस प्रकार से। ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, दोनों के दोनों। तो ये क्या है, क्लोरीन के Cl आपस में मिल गए तो Cl2 बन गया, यानी कि क्लोरीन का एक अणु बन गया। इस क्लोरीन के अणु के समीप में एक और क्लोरीन का हम
अणु बना देते हैं। तो हमने इस प्रकार से एक क्लोरीन का अणु बना दिया। पहला क्लोरीन का परमाणु ये है और दूसरा क्लोरीन का परमाणु ये है। तो अब इसका भी यदि हम ये बनाएं कि इन्होंने जो बॉन्ड बनाई तो अणु का निर्माण जब हुआ तो इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये तो ये भी क्या है क्लोरीन, ये भी क्या है क्लोरीन। तो एक अणु ये है पहला अणु और दूसरा अणु ये है। तो अब वो कहते हैं ये जो हमारे दो अणु हैं, इन दो अणुओं के जो बीच की दूरी होगी, यानी कि इसमें अब दो परमाणु ले लेते हैं। एक परमाणु हमने ये वाला ले लिया और एक परमाणु ये वाला ले लिया। तो इस वाले परमाणु जिसपे मैं सही का निशान लगा रहा हूं ये वाला, और ये वाला परमाणु जिसपे सही का निशान लगा रहा हूं ये, इन दोनों परमाणुओं के जो बीच की दूरी होगी और इसका बीच की दूरी कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस होगी जो लगभग 360 पिकोमीटर के बराबर होती है। तो अब यदि इसका आधा कर दिया जाए, बिल्कुल हाफ कर दिया जाए, तो यह जो डिस्टेंस होगी जो कि इसका आधा यानी कि 180 पिकोमीटर, और यही हमारी क्या होगी वंडर वॉल त्रिज्या कहलाएगी। तो चाहे परमाणु का पूरा आप एक आकार ले लीजिए उसके संयोजी कोश सहित, या आप दो अणु लीजिए और उन दो अणुओं में एक एक परमाणु को सेलेक्ट करके उनके बीच की दूरी आप निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि अणु आवश्यक नहीं है कि वो सिंगल रूप में रहें। अणु कैसे रहते हैं, गुच्छों के रूप में रहते हैं, क्लाउड के रूप में रहते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो इसलिए ये डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने कहा एक ये वाला परमाणु लिया, एक ये परमाणु लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल ली, उसका आधा कर लिया, वही हमारी क्या होगी वान डर वाल त्रिज्या होगी। तो ये क्या है वान डर वाल त्रिज्या। तो चाहे आप इसको इस रूप में समझिए चाहे आप इसको इस रूप में समझिए, दोनों एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं। परमाणु का पूरा आकार आएगा एक परमाणु का, जिस परमाणु की आप वान डर वाल त्रिज्या ज्ञात करना चाहें। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं, चाहे तो पहले इसके हम एग्जांपल्स को समझ सकते हैं कि ये जो हमारी आबंध की जो लेंथ है वो किस प्रकार से हम इसको मेजर कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका, आबंध लंबाई, आबंध लंबाई का। अब हम कोई भी एक कह सकते हैं कि एक बॉन्ड ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं एक बॉन्ड ले रहा हूं, मान लेते हैं HCl ले रहा हूं, HCl का एक कह सकते हैं अणु ले रहा हूं। तो HCl का लिया तो आप जानते हैं इसमें एक हाइड्रोजन होगा और एक क्लोरीन होगा, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो अब यदि मैं हाइड्रोजन का एक परमाणु बनाऊं तो हाइड्रोजन में आप जानते हैं ये क्या होगा, इसका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा और यह इसकी क्या होगी पहली कक्षा होगी। और इसी प्रकार क्लोरीन का बनाऊं तो क्लोरीन में सबसे पहले क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा क्लोरीन में, उसके बाद उसकी पहली कक्षा होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर दूसरी कक्षा होगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी कक्षा होगी जिसमें कि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें तो केवल एक ही है, इसमें कितने, इसमें पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से अभी हटा रहे हैं, यहीं पर कर रहे हैं 7। अब इन्होंने यदि बॉन्ड बनाए, ये एक दूसरे के संपर्क में आए, तो इसका नाभिक कहां है, ये इसका नाभिक कहां है, ये इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी यही हमारी क्या होती है आबंध लंबाई होती है, आबंध लंबाई, यानी कि जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो मुझे लग रहा है अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। यहां पर हमने एग्जांपल लिया था ए तथा बी का, यहां पर हमने एक HCl का एग्जांपल ले लिया, तो मुझे लगता है आबंध लंबाई आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और समझनी है, आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, इसको समझना है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक।
कि वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो आबंद लंबाई को यानी कि बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करें। हो तो बहुत सारी सकती है, लेकिन यहां हम एक दो का ही जिक्र करेंगे, बाकी सब चीजें एक बेसिक लॉ आपको बता देंगे, इससे आप हर कंडीशंस में उस बात को समझ सकेंगे। देखिए बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ है दोनों परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी। दोनों परमाणुओं के जो केंद्र हैं वो एक दूसरे से यदि दूर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी लंबाई ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा दोनों परमाणुओं के केंद्र एक दूसरे के समीप आएंगे बॉन्ड लंबाई या आबंद लंबाई उतनी ही क्या होगी? कम होगी। इस बात को आपने बेसिक ध्यान देना है। अब इसी बात को दिमाग में रखते हुए हम जो पहला चर ले रहे हैं, पहली कंडीशन ले रहे हैं, वो है हमारा परमाणु का आकार। आकार यानी कि साइज ऑफ एटम। कौन से एटम? कौन से परमाणु? वे परमाणु जो कि आपस में मिल करके एक ससंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं, और उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, हम उस बॉन्ड की लेंथ की चर्चा यहां कर रहे हैं, उन परमाणुओं की बात हो रही है। तो यहां पर हम दो एग्जांपल लेंगे परमाणु का आकार को समझने के लिए। पहला तो हम यहां पर ले लेते हैं, पहले एक ले लेते हैं HF का और दूसरा ले लेते हैं HCl का, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले HF को समझिए। हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु मान लेते हैं, मैंने कहा इतना है। अब फ्लोरीन का समझिए। जो फ्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,7। ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन को समझिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287। इसके कितनी कक्षाएं हैं? इसमें केवल 2 कक्षाएं हैं। इसमें कितनी कक्षाएं हैं? क्लोरीन में 3 कक्षाएं हैं। तो अब यह चीज आपने समझनी है। तो हमने कहा यह भी हाइड्रोजन है और इधर भी मैंने क्या ले लिया? एक हाइड्रोजन ले लिया। तो हाइड्रोजनों का आकार तो दोनों में सेम है। अब यदि हम पहली बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का हमने यहां पर मान लेते हैं इस प्रकार से परमाणु बना दिया। यह फ्लोरीन का परमाणु है। किसका है? फ्लोरीन का। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यही दूरी हमारी क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ, यानी कि आबंध की लंबाई। यह हाइड्रोजन का परमाणु, यह फ्लोरीन का परमाणु, दोनों परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी ही तो आबंध लंबाई है। तो यह हमारी क्या होगी? आबंध लंबाई हो गई। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। यह क्लोरीन है, इसमें तो केवल 2 ही कोश थे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 7। लेकिन क्लोरीन में कितने कोश हैं? 3। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो इसका जो आकार होगा वो फ्लोरीन की तुलना में बड़ा होगा। यदि बड़ा होगा तो हम उसको इस प्रकार से बनाएंगे। ये बना दिया। ये किसका है? ये क्लोरीन का है। ये किसका है? ये हाइड्रोजन का है। इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये बना दिया। अब आप बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? क्योंकि ये फ्लोरीन का छोटा है और हाइड्रोजन की यहां से लेके यहां तक की दूरी हाइड्रोजन की तो इसमें भी इतनी है और इसमें भी इतनी है। लेकिन जो फ्लोरीन है उसकी नाभिक से लेकर के सबसे बाहरी कक्षा तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वह कम है। किसके तुलना में? क्लोरीन की तुलना में। क्योंकि इसमें केवल 2 ही कोश हैं, इसमें 3 कोश हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ये क्या होगी? ज्यादा होगी। किसके तुलना में? इस वाले की तुलना में इसकी कम होगी। तो इन दोनों में तुलना करें तो किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? जो बॉन्ड लेंथ होगी वो HCl की क्या होगी? ज्यादा, और HF की क्या होगी? कम। तो सीधा हमें पता चल गया कि जो परमाणु का आकार होता है वो आबंध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सीधे लिख रहे हैं आबंध लंबाई अनुक्रमानुपाती होती है परमाणु का आकार। जिन परमाणुओं को आप कोवेलेंट बॉन्ड में यूज कर रहे हैं, जिनसे मिलकर के सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है या बंध का निर्माण हो रहा है, उनका आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी या आबंध की लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कारक जो प्रभावित करने वाला होता है उसे कहते हैं आबंध कोटि। आबंध कोटि। आबंध कोटि का अर्थ यानी कि हमने कहा
बॉन्ड ऑर्डर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इससे पहले भी आपको हमने बताया कि आबंध कोटि का अर्थ होता है कि जो दो परमाणु बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, कि दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, कि तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो दो डबल बॉन्ड बनेंगे, तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे दोनों, एक पहला तीन देगा दूसरा भी तीन देगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब आप सोचिए कि मैं एक एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं, सी सिंगल बॉन्ड सी, दूसरी बार सी डबल बॉन्ड सी, तीसरी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। कार्बन पे आप जानते हैं अलग अलग कंडीशन में सिंगल बॉन्ड भी बनती है, डबल बॉन्ड भी बनती है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनती है। तो अब बताइए बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी कब कम होगी? देखिए जब दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो इनके बीच ज्यादा आकर्षण बल नहीं लगेगा, ये फिर भी एक दूसरे से दूर होंगे। जब डबल बॉन्ड लगेगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, क्योंकि पहले क्या हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही समझिए कि जैसे पहले एक आदमी ने दो आदमी हैं और दोनों ने क्या करा है, किसी एक पतली डोरी से एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो डोरी अगर ज्यादा बल लगेगा तो टूट भी सकती है। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसलिए दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर हैं। अब उन्होंने एक और रस्सी डाल दी, अब डबल रस्सी होगी, डबल रस्सी होगी तो दोनों खींच के एक दूसरे के पास आ सकते हैं। और तीसरी रस्सी डाल दी तो बीच की क्या होगी, जो हम कह सकते हैं रोप हो गया, वो मोटा हो गया, उसके अंदर ज्यादा ताकत आ गई। अब ये दोनों के दोनों परमाणु एक दूसरे के और समीप आ सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनेगी, वैसे वैसे क्या होगा कि आबंध की कोटि बढ़ने के कारण जो बॉन्ड लेंथ होगी वो घटेगी, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरियां घटेगी जैसे जैसे आबंध की कोटि बढ़ेगी। तो यहां पर हमें पता चलता है इस बात से कि इसकी क्या है, सबसे ज्यादा, यदि इसमें निशान लगाएं तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम होगी। और यहां पर यदि लिखें इसी प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो जो आबंध लंबाई होगी, लंबाई वो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा किसके, आबंध कोटि के, आबंध की कोटि के। आबंध कोटि का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, आबंध कोटि यहां कितनी है, एक, यहां कितनी है, दो, यहां कितनी है, तीन, यहां है तीन। तो जैसे जैसे आबंध कोटि का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटती चली जाएगी। तो दोनों में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आबंध लंबाई क्या होती है, वैन डर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, और आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि मैंने सबसे पहले शुरुआत टॉपिक की आबंध लंबाई से क्यों नहीं करी। इसलिए नहीं करी क्योंकि उसमें उसके आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों की जब हम चर्चा करते तो यहां शब्द आता आबंध कोटि, और अगर आपको आबंध कोटि पता ना होता तो आप इसको न समझ पाते। पर हम आबंध कोटि आपको एक्सप्लेन करा चुके हैं, तो अब आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे बॉन्ड पैरामीटर है उसका जो हम लास्ट पैरामीटर जो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आज, वह हमारा है आबंध एंथैल्पी, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी जिसे कहते हैं। अब आबंध एंथैल्पी क्या होती है, आपने यदि हमारी पिछली क्लास अटेंड करी हो तो आपको पता है कि हम जो बेसिक अभी तक चल रहे हैं वो चल रहे हैं इस नियम पे कि लुईस ये कहता है कि कोई भी परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपने समीपवर्ती आदर्श गैस के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है कि वो चाहता है कि मेरा पास जो मेरे समीप में जो आदर्श गैस या अक्रिय गैस का परमाणु है उसका जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वैसे मेरे परमाणु का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा ही बन जाए। और यदि वैसा बन जाएगा तो जैसे अक्रिय गैसों को या आदर्श गैसों को किसी दूसरे परमाणु से कोई अपेक्षा नहीं होती, उनसे वो कोई क्रिया नहीं करते, तो ठीक इसी प्रकार से ये चाहता है कि मैं भी किसी से क्रिया नहीं करूंगा। लेकिन इस प्रोसेस में हमने देखा था जब वो इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंध में क्या होते हैं, उनमें आवेश आ जाते हैं, और सहसंयोजक बंध में वो किसी दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बना लेता है, जुड़ जाता है, और जुड़ करके अपने अष्टक को पूर्ण करने की कोशिश करता है। लेकिन अष्टक को पूर्ण क्यों करना चाहता है,
क्योंकि हमने बताया था वह स्थायी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, और स्थायी अवस्था तभी प्राप्त उसकी हो पाएगी, वो आदर्श गैस की स्थिति में तभी आ पाएगा जब वह क्या करे, अपनी ऊर्जा को कम कर दे, न्यूनतम कर दे। और न्यूनतम करने का तरीका क्या है, वो बॉन्ड बनाए। और हमने बताया था जैसे ही कोई बॉन्ड बनती है वैसे क्या होती है, बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जब हमारा टॉपिक है बॉन्ड आबंध एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड एनर्जी, इसका अर्थ है कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनते समय, सहसंयोजक बंध बनते समय बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। लेकिन यदि हम उस बॉन्ड को तोड़ें, उस बॉन्ड को तोड़ना चाहें, जो जुड़े हुए परमाणुओं को, जो सहसंयोजक बंध से आपस में जुड़े हुए हैं, यदि हम उन्हें अलग करना चाह रहे हैं तो हमें बाहर से ऊर्जा लगा करके उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसेस है। बॉन्ड बनते समय उसने ऊर्जा बाहर फेंकी है, तो यदि बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उसी ऊर्जा की माप को हम कहते हैं आबंध एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड एनर्जी। और बहुत से स्थानों पर इसे वियोजन आबंध एंथैल्पी भी कहा गया है। वियोजन इसलिए क्योंकि यहां हम एक बने बनाए बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको वियोजित कर रहे हैं, उनके परमाणुओं को, इसलिए इसको वियोजन आबंध एंथैल्पी या आबंध एंथैल्पी कहते हैं। तो पहले लिखते हैं परिभाषा, फिर इसको एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। तो परिभाषा हमारी कहती है कि गैसीय अवस्था में किसी आबंध के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को वियोजन आबंध एंथैल्पी, वियोजन आबंध ऊर्जा भी कह सकते हैं, एंथैल्पी भी कहते हैं, एक ही बात है। वियोजन आबंध ऊर्जा अथवा आबंध एंथैल्पी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है परिभाषा से अब आपको चीज स्पष्ट होगी और जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो एक एग्जांपल से हम पूरी कर लेते हैं। हमने यहां पर एक मान लेते हैं कोई ए बी है, इन्होंने एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करा हुआ है और अब हम इनके सहसंयोजक बंध को तोड़ना चाह रहे हैं। यदि तोड़ेंगे तो हमें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जब ये परिवर्तित हो रहा है ए में और बी में, और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आबंध एंथैल्पी या वियोजन आबंध एंथैल्पी भी कहते हैं। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये ए बी कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ये जिन परमाणुओं में टूटेगा वो भी कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक आबंध को, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन बॉन्ड की जो ये हमारे आबंध होंगे, परमाणु होंगे, कितने लेने पड़ेंगे, परिभाषा में स्पष्ट है, एक मोल। केवल एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा यूज होगी उसे हम आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी नहीं कहेंगे। एक मोल लेने हैं। यदि ए बी है तो ये कितने लें संख्या में, एक मोल। एक मोल आप जानते हैं जो अवागाद्रो संख्या होती है वही हमारी एक मोल होती है। 6.2 × 10⁻23 जो होती है ये संख्या, यही हमारी क्या होती है, एक मोल के बराबर होती है। तो इतने आपने क्या लेने, ए बी के अणु लेने, फिर उनको तोड़ना है। तो जितनी ऊर्जा आपकी खर्च होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उस बॉन्ड की, उस आबंध की आबंध एंथैल्पी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर यदि हम एक एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं H2O का, जल का। अब आप कहोगे सर जल तो द्रव अवस्था में रहता है, पर आप जानते हो जल द्रव के साथ साथ ठोस अवस्था में भी रहता है जैसे बर्फ, और गैसीय अवस्था में भी रहता है जैसे कि वाष्प। तो मैं इसकी यहां पर परिभाषा के अकॉर्डिंग कैसी अवस्था ले रहा हूं, गैसीय अवस्था ले रहा हूं।
अब ये टूट रहा है किस में, एक H में और एक OH में, दो में टूट रहा है। ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में, और प्लस इसके साथ हमें क्या चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी। और इस ऊर्जा का जो मान होता है जिसे हम कहते हैं आबंद एंथैल्पी, वो हमारा होता है 494 किलो जूल पर मोल। आबंद एंथैल्पी का इतना मान होता है किसके लिए, H2O के लिए। तो H2O का यदि 1 मोल हम लें और उसको हम परिवर्तित करें H तथा OH के रूप में, यानी कि उनके बीच के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, तो हम कहेंगे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो होगी 494 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। यहीं पर हम चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने यहां पर H में परिवर्तित किया, वैसे ही हम कहें यदि दूसरा एग्जांपल लें H2 का, H2 भी कैसी अवस्था में, हमने कहा गैसीय अवस्था में, इसको भी हमने तोड़ा तो किस में हो गया, ये H प्लस H में परिवर्तित हो गया। तो यहां पर जिस ऊर्जा की आपको आवश्यकता होगी उसी ऊर्जा को हम वियोजन आबंद ऊर्जा या आबंद ऊर्जा कह सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। और इस केस में जो ऊर्जा का मान होगा वो 498 किलो जूल पर मोल के बराबर होगा। इतनी ऊर्जा दोगे 1 मोल H2 को, तब वो HH में परमाणु उसके अलग अलग होंगे, और ये भी कैसी स्थिति में होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले कॉन्सेप्ट से, पिछली वीडियो से एकदम रिलेटेड है कि जैसे हमने वहां जालक ऊर्जा आपको बताई थी, लैटिस एंथैल्पी बताई थी, वैसे ही वहां पर आपको बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया था। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। बॉन्ड बनते समय ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हो तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब बॉन्ड टूटेगा, तब परमाणु अलग अलग होंगे। वही यहां पर हमारी क्या है, वियोजन आबंद ऊर्जा या आबंद ऊर्जा है। अब हम समझते हैं कि आबंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अब हमारा टॉपिक है आबंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। इसमें पहला जो हम ले रहे हैं वो सबसे पहले ले रहे हैं आबंद लंबाई। तो प्यारे बच्चों, पहला हमारा आ गया आबंद लंबाई। आबंद लंबाई किस प्रकार से आबंद ऊर्जा को प्रभावित करती है, इसे देखते हैं। आबंद लंबाई आप जानते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच में जो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होती है उसी को हम आबंद लंबाई कहते हैं। यहां पर मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक एग्जाम्पल जो ले रहा हूं, एक ले रहा हूं Cl2 का और एक दूसरा ले रहा हूं Br2 का। ब्रोमीन का एक अणु ले लिया, एक क्लोरीन का अणु ले लिया। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्लोरीन का, वह ब्रोमीन की तुलना में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। यानी कि ब्रोमीन में एक कक्षा ज्यादा होती है, इसमें हम कह सकते हैं 3 कक्षाएं होती है, तो ब्रोमीन में कितनी कक्षाएं होती है, 4 कक्षाएं होती है। तो इसका अर्थ है कि यदि मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं क्लोरीन का, ये एक क्लोरीन का परमाणु है तो उसके बगल में दूसरा क्लोरीन का परमाणु मैंने कहा ये बना लिया, तो ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, इनके बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी, यही क्या है, बॉन्ड लेंथ है। अब ब्रोमीन को समझिए। ब्रोमीन को मैंने कहा, ब्रोमीन का जो कह सकते हैं ऊपर की ओर से नीचे आता है आवर्त सारणी में, तो आप जानते हैं 7वें आवर्त के तत्व है ये, ऊपर से नीचे आते हैं, तो आप जानते हैं इनका आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्रोमीन को बनाएं तो ब्रोमीन का ये है परमाणु और दूसरा परमाणु ब्रोमीन का ये वाला है। इस प्रकार से इसे बना दिया हमने, ये इस प्रकार से बना। अब देखिए इनके केंद्रों के बीच की दूरी इसकी तुलना में ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। यहां पर आप देखिए यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है ये कम है और ये वाली क्या है हमारी, ज्यादा। अब आप बताइए इनमें से किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, जिनके नाभिकों के केंद्रों के बीच की दूरी या जिनकी बॉन्ड लेंथ कम है, उनकी जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी, ज्यादा। उनकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी।
क्यों होगी ऊर्जा ज्यादा? क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समीप है, एक दूसरे से शक्तिशाली रूप से हम कह सकते हैं जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे दोनों परमाणुओं के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हम कह सकते हैं जो आबंध लंबाई होती है, हम तो बात कर रहे हैं आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी, वह हमारी व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, 1/, आबंध लंबाई के। तो आप कह सकते हैं Cl2 कि जो आबंध ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी किसकी तुलना में, Br2 की तुलना में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो पहला हमारा क्या आ गया, आबंध लंबाई आ गया। दूसरा हम कारक देखें, दूसरा कारक होता है हमारा जिसे कहते हैं आबंध कोटि। आबंध कोटि कि जो बॉन्ड है वो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हमने एग्जांपल दिया था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। हमने बताया था जब सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ सिंगल से थोड़ी कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। और यदि दो परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो इसका अर्थ है उनके बीच में फोर्स ज्यादा है, और फोर्स ज्यादा है तो वो ज्यादा अधिक ऊर्जा से आपस में जुड़े हुए हैं। ज्यादा अधिक ऊर्जा की बजाय हम ये कह सकते हैं कि उनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका अर्थ है कि जब वो मिले थे तो उन्होंने क्या करी थी, ज्यादा ऊर्जा मुक्त करी थी। तो इस हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि इसने ज्यादा ऊर्जा मुक्त करी होगी, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इसकी जो आबंध ऊर्जा है ज्यादा है, इसकी उससे कम है और इसकी सबसे कम है। तो हम कह सकते हैं जो आबंध ऊर्जा है वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, आबंध कोटि के। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। इसमें प्यारे बच्चों एक और पॉइंट आता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। जो तीसरा कारक होता है तो उसको, तीसरे कारक को चलिए हम यहां पर समझ लेते हैं। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति, कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की यदि कहीं उपस्थिति हो सहसंयोजक बंध बनते समय परमाणुओं पर, तो उससे जो बॉन्ड एनर्जी होती है, जो आबंध ऊर्जा होती है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। यहां हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बन से, कुछ भी हो सकता है, जैसे C2H6 होता है हमारा। तो यहां पर कहीं कोई इन दोनों के ऊपर कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। दूसरा हम ले नाइट्रोजन का, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसमें भी ऊपर की ओर 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा रहता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा रहता है। अब इसके ऊपर कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। इस स्थिति में दोनों नाइट्रोजनों के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो अब क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। नाइट्रोजन के परमाणु ये इधर की जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। इसका अर्थ है कि बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और यदि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो हम जानते हैं आबंध की जो लंबाई होती है वो आबंध ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि इसके लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी, ये इतना शक्तिशाली नहीं होगा अपेक्षाकृत इसके। तो हम यहां पर यह बात समझते हैं कि जो आबंध ऊर्जा है, आबंध ऊर्जा है, उसका संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का, यानी कि 1 किसके होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। यदि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिससे ये दूर जाएंगे, एनर्जी घटेगी। और यदि उपस्थित नहीं है तो आबंध ऊर्जा, उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आज हमने जो आबंध के जो पैरामीटर थे, बॉन्ड पैरामीटर थे, आबंध प्रांचल, चारों को हमने डिस्कस किया। मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके हम कह सकते हैं जो सुझाव होते हैं, वो हमारे अंदर एक नई एनर्जी भरते हैं। और हिंदी मीडियम में जो मटेरियल्स है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे अन्य सब्जेक्ट का हो, काफ़ी कम अवेलेबल है यूट्यूब पे, इतना एनरिच नहीं है। तो यदि आप दूसरे को बताते हो तो उसकी भी हेल्प होती है, और साथ में हमारे के लिए भी क्या होता है, एक एनर्जी मिलती है जब ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आ रहा है, और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।